दोस्तों नमस्कार। 20 बरस पहले गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला था। 20 बरस बाद गुजरात बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। और संयोग ऐसा है कि दोनों प्रयोगशाला के वक्त अगुवाई करते हुए दूसरा कोई शख्स नहीं। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री हैं। 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ और राजनीतिक तौर पर या फिर सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस के मिश्रण ने जिस प्रयोगशाला को जन्म दिया, उसकी अनुगुंज आपको उत्तर प्रदेश में 80-20 के जरिए सुनाई दी जरूर होगी। और उस वक्त ही कहा गया था कि आने वाले वक्त में हिंदुत्व की इस प्रयोगशाला का नायाब प्रयोग समूचे देश में होगा। और यह प्रयोग की लकीर धीरे धीरे भारत के भीतर में सत्ताधारी बीजेपी के साथ मुस्लिमों उम्मीदवारों को मुस्लिमों को टिकट देना दरकिनार करती चली गई। और स्थिति यहां तक आ चुकी है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। इन परिस्थितियों के भीतर प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, यह मौजूदा वक्त में यानी 20 बरस बाद राजनीतिक तौर पर गुजरात चुनाव के वक्त एक नई प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात को खड़ा किया जा रहा है। गुजरात के भीतर उन मंत्रियों की नहीं चलेगी, उस पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी, या फिर किसी भी मंत्री की नहीं चलेगी, या फिर किसी भी विधायक की नहीं चलेगी जो यह सोचता है कि वह चुनाव लड़ेगा अपने बूते। नहीं चलेगी उसकी। और गुजरात से यह संदेश समूचे देश में बीजेपी के भीतर जाना चाहिए कि दरअसल पार्टी के भीतर बहुत लोकतंत्र किसी को बर्दाश्त नहीं है। और बहुत लोकतंत्र जब रहता है पार्टी के भीतर तो पार्टी चुनाव जीत नहीं पाती है, वह अपने ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने में उलझ कर रह जाती है। गुजरात के भीतर टिकट बंटवारे का यह खेल दरअसल कोई सामान्य घटना बीजेपी के लिए नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में आने वाले वक्त में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, यह सब कुछ गुजरात के चुनाव परिणाम पर निर्भर होगा। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर मंत्रियों के पत्ते कट जाएं तो ठीक है, बल्कि उन्हें घर पर बैठा दिया गया यह कहकर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने अपनी स्याही और कलम निकाली और कागज पर लिख दिया, हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। सही मायने में सिर्फ पूर्व सीएम को यह कहना था, लेकिन एक झटके में एक के बाद एक, चाहे वह डिप्टी सीएम हो, चाहे गृह मंत्री रहे हुए हों, चाहे वह कानून मंत्री रहे हुए हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हुए हों, चाहे वो पावर मिनिस्टर रहे हुए हों, चाहे वो सांस्कृतिक मंत्री रहे हुए हों, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सब अपने घर में बैठेंगे। जरा कल्पना कीजिए, बरसों बरस से जिसने राजनीतिक तपस्या की हो और अपने इलाके में उसकी पहचान राजनीतिक तौर पर ही हो, बीजेपी ने एक कलम निकाली और एक के बाद एक सबके नाम यह कहकर काट डाले कि दरअसल यही चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहते हैं। दरअसल यह संदेश बीजेपी के भीतर आने वाले वक्त को लेकर है। और नितिन गडकरी से एक बार पूछा गया था बीजेपी किसकी है, तो उन्होंने कहा था कि पूर्व में ना तो यह अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की थी और ना ही मौजूदा वक्त में मोदी और अमित शाह की है। लेकिन देख लीजिए 2024 में हो सकता है नागपुर से नितिन गडकरी को भी टिकट ना मिले। हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जो चाह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन बीजेपी की बिसात पे वह एक ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर है और ब्राह्मणों के आश्रय महाराष्ट्र को साधा नहीं जा सकता है राजनीतिक तौर पर। वहां ओबीसी चाहिए, मराठा चाहिए या फिर जो कोई दूसरा चाहिए, लेकिन फडणवीस फिट नहीं बैठेंगे तो 2024 तक उन्हें दिल्ली भी बुला लिया जा सकता है। यह सियासत की ऐसी महीन लकीर है जिसमें कर्नाटक में कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। आने वाले वक्त में राजस्थान में वसुंधरा राजे भी अगर सोच रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो वह उन्हें घर पे बैठाया जा सकता है। और अगर रमन सिंह सोच रहे हैं कि वह दोबारा पुनर्जीवित हो जाएंगे राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ में, तो जी नहीं, दिल्ली को यह बर्दाश्त नहीं। और हर राज्य के भीतर जो भी सोच रहा है उसमें एक नाम सिर्फ आपको अलग रखना होगा, वह है योगी का नाम, योगी आदित्यनाथ। दरअसल भारत की राजनीति के भीतर बीजेपी जिस तरीके से सत्ता पर काबिज है और चुनाव लड़ने के जो उसके अपने मंत्र हैं, उसमें गुजरात बीजेपी के लिए और शायद बीजेपी के जरिए इस देश के लिए एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला है।
क्योंकि जिन्होंने टिकट दिया, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। आम आदमी पार्टी के साथ कौन खड़े हैं? कुछ युवाओं को टिकट दिया गया, कुछ प्रोफेशनल्स को टिकट दिया गया, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवियों को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेसीपन देखा और कांग्रेसीपन के आश्रय उन्होंने पारंपरिक राजनीति की लकीर पर चलना ही उचित समझा और यह मानकर चल पड़े कि दरअसल पिछली बार ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व था, तो इस बार खुद बीजेपी से रूठे हुए लोग कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने पारंपरिक लीक पकड़ी और टिकट उन्हें ही कांग्रेसियों को दिया जो कांग्रेसी अपने अपने इलाके में बतौर कांग्रेसी मौजूद हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने एक झटके में सरकार बदली थी, उसी झटके में उन्होंने कह दिया आप चुनाव मैदान में भी नजर नहीं आएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल, गृह राज्य मंत्री रहे प्रदीप सिंह जडेजा, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा, ऊर्जा मंत्री रहे सौरभ पटेल, विभावरी वेन दबे, ये राज्य स्तर के इंडिपेंडेंट संभाले हुए मंत्रियों की फहरिस्त है। कौशिक पटेल, वल्लभ काकड़िया, योगेश पटेल, यहां तक कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो आरसी फल्दू थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया और 38 विधायकों का टिकट कट गया। यानी चुनाव मैदान के भीतर उन्हें घर में यह कहकर बैठाया गया कि बीजेपी भविष्य देख रही है। ठीक वैसा ही भविष्य जैसा उसने इस देश के लिए अगले 25 वर्षों में विकसित बनाने का देखा, ठीक वैसा ही भविष्य जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को साधने का देखा गया है, वैसा ही भविष्य जिसमें भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत डिजिटल होगा। तो गुजरात की राजनीतिक प्रयोगशाला में बीजेपी में शामिल कद्दावर नेताओं की सांसें जरूर फूल रही होंगी। वो समझ चुके होंगे कि दरअसल अब तय दिल्ली से होगा, गुजरात का अपना कोई रास्ता नहीं है। और कहते हैं जो मारता है अगर वही बचाता है तो फिर तीसरा क्या करे? मोरबी की घटना क्या गुजरात के चुनाव को प्रभावित कर पाएगी? यह सवाल बार बार हर जहन में है। तो ऐसी व्यवस्था बीजेपी ने कर दी कि मोरबी के जो नुमाइंदे बीजेपी के विधायक के तौर पर उनका ही टिकट काट दिया। लेकिन जब रेस्क्यू टीम पहुंची मोरबी के पुल के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए, तो वहां पर एक पूर्व विधायक जो बीजेपी का था वह भी रेस्क्यू टीम के साथ पानी में कूद पड़ा लोगों को बचाने के लिए, तो टिकट उन्हें दे दिया गया। यह पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया हैं और मौजूदा विधायक ब्रजेश का टिकट कट गया। नई परिस्थितियों में युवा का भी समावेश है, पाटीदारों का भी समावेश है, कोली समाज के व्यक्तियों का भी समावेश है, आदिवासियों का भी समावेश है। और इस परिस्थिति के भीतर जितने भी एमएलएज हैं जो पूर्व के, जिनकी संख्या 69 तक बताई जा रही है कि यह चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। सब कुछ बदल डालिए, क्योंकि उस दौर में जो काम किया था, जो सवाल जवाब निकल कर आए, जनता के भीतर इतना आक्रोश था, वह तो आपको 2017 में ही हरा देती। यह तो हमारा करिश्मा था कि आप बच गए और आपने सरकार बना ली। मुख्यमंत्री आप बन गए तो हम ही ने बनाया था, मंत्री आप बने थे तो हम ही ने बनाया था। तो गुजरात के भीतर की एंटी इनकम्बेंसी हो या गुजरात के भीतर का कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को कैसे चलाना है, और जो आरएसएस रूठी हुई है और जो किसान संघ नाराज है और जो विश्व हिंदू परिषद के भीतर कुछ सवाल है, भूल जाइए सबको एक कतार में खड़े होना है। क्योंकि गुजरात के भीतर नई पीढ़ी को कैसे लेकर आना है और उनके जरिए कैसे बीजेपी को आगे बढ़ाना है, और जो दूसरे राजनीतिक दलों से कई कदम आगे हो। और शायद इस परिस्थिति में जो चुनाव के भीतर टिकटों का चयन किया गया, जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, आपके जहन में होगा अच्छा क्रिकेटर जडेजा की पत्नी को भी तो टिकट दिया गया है। ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग क्षेत्र के हैं जिनको टिकट इस दौर में दिया गया है। लेकिन 3 सवाल गुजरात की इस राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। पहला सवाल है, गुजरात के भीतर जो बीजेपी के नेता बरसों बरस तक राजनीति करते चले आए और वो ये मानकर चलते थे कि चुनाव लड़ने की ताकत उन्हीं के पास है, चुनाव वही जिता सकते हैं, उसको एक झटके में दरकिनार करने में कोई हिचक दिल्ली से इस बार नहीं दिखाई गई। दूसरी बात,
जो उन नेताओं के इर्द गिर्द का पूरा कैडर और कॉकस चलता था अलग अलग सीट और अलग अलग जिलों को लेकर, वहां पर राजनीतिक तौर पर नई परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली ने मशक्कत शुरू की और ऐसे उम्मीदवारों को लाकर खड़ा किया जो उन्हें चुनौती नहीं देते हैं, बल्कि उनको पीछे खड़ा होगा, उनके पीछे जो नए उम्मीदवार है, इस संदेश के साथ कि आपकी राजनीति जब तक चलती रही तब तक आपने बहुत कुछ बनाया है, फंस तो आप भी सकते हैं। यह एक नई परिस्थिति है बीजेपी के भीतर, जिसमें कोई आवाज ना निकाले यह कहकर कि हम चुनाव लड़ना चाहते थे, हमारा टिकट कट गया। जी नहीं, आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की इजाजत नहीं है। हां, कांग्रेसी अगर आ रहे हैं और वो बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं तो उन्हें तो हम तुरंत टिकट देंगे। और वैसे एक दो नाम नहीं, बल्कि कच्छ, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दाहोद, सबरकांठा, इनकी जो 7 सीटें हैं, अवड़ादासा, जसदान, मानवादार, विसवदर, तलाला, कपड़ाड़ा, खेड़ ब्रह्मा, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते थे उनको टिकट दे दिया गया। और वीरग्राम से हार्दिक पटेल लड़ेंगे। मैसेज बहुत साफ है, हार्दिक पटेल भी यह ना सोचें कि वह अपने बूते चुनाव जीत जाएंगे, पार्टी उनके पीछे खड़ी है तभी वह चुनाव जीतेंगे। और वह सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में नजर आए। जो परसेप्शन बनाना है वो परसेप्शन दिल्ली से बैठकर हम बना लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए और इंतजार कीजिए। हमारी जब रोड रैली निकलेगी, जब हम सड़क पर निकल कर आएंगे, उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के भीतर में अमित शाह को भी जाना है और नरेंद्र मोदी को भी जाना है, जो अलग अलग तरीके से रोड शो करेंगे। योगी और नड्डा भी रैलियों को करेंगे और यह संदेश भी देंगे। इसके अलावे आपको एक राजनाथ सिंह का नाम जहन में आएगा। इसके अलावे किसकी किस रूप में कहां जरूरत पड़ेगी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, जिला भी नहीं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस मंत्री को कितने घंटे रहना है और उसके बाद वहां पर कुछ कहना है या सिर्फ चेहरा दिखाना है, यह भी तय होगा। और इसी आसरे पूरी बिसात एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला के जरिए बीजेपी को आने वाले वक्त में खड़ा करेगी। और यह खड़ा होने का मतलब यह है कि गुजरात चुनाव के परिणाम और उसमें जो नए उम्मीदवारों की जीत की फहरिस्त होगी, अगर वो हमारे अनुकूल रहती है, जिसका भरोसा दिल्ली की बिसात कर रही है कि वो हमारे अनुकूल ही रहेगी, तो फिर 2024 के चुनाव में जिन्हें टिकट दिया जाएगा वह तो ठीक, जिन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा वो यह ना सोचें कि वह चुनाव अपने बूते जीत जाएंगे। वह कोई भी हो सकते हैं, बड़े से बड़ा शख्स भी हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा लोकतंत्र पार्टी के भीतर नहीं है, इस देश के भीतर नहीं है। यह तो एक अलग सवाल लगातार उठाते रहते हैं, मीडिया भी उठाते हैं, कुछ वकील भी उठाते हैं, कुछ समाजसेवी भी उठाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाती है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी क्यों रहनी चाहिए, उसका हश्र आपने कांग्रेस में नहीं देखा क्या? यह सवाल जवाब बीजेपी के भीतर के हैं। और वहां की परिस्थिति में आप डेमोक्रेटिक सेटअप को चाहते हैं तो किसके जहन में इस बात की गारंटी है कि वह चुनाव जिता देगा, सत्ता में दोबारा ला देगा? हम गारंटी ले रहे हैं ना। तो इसीलिए जिस नाम पे टिक किया जाए वही उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा नेता है और सभी को उसके पीछे कतारबद्ध तरीके से खड़े हो जाना है। पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज, जो तमाम लोग इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं अलग अलग जिले और कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, उनके सामने भी साफ हो जाए कि दरअसल वह किसी नेता को फंडिंग नहीं कर रहे हैं, अब वो उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और दो गुजरात से निकले हुए 2 शख्स जो गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, और इसके अलावे 7 मंत्री और हैं गुजरात के जो कि केंद्र में कहीं ना कहीं सबसे प्रभावी हैं। लेकिन आपको पार्टी देखनी है, अब नेता नहीं देखना है। आपको मंत्री विधायक नहीं देखना है गुजरात के भीतर भी। और गुजरात का यह संदेश धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेगा, यह सवाल अब बड़ा हो चला है। और प्रधानमंत्री अगर एक एक सीट पर निगरानी रख रहे हैं और यह बता रहे हैं कि गुजरात का रास्ता दिल्ली से होकर ही जाएगा, यानी दिल्ली की इच्छा और दिल्ली की चाहत जिस रास्ते को तय करेगी उसी तरीके से गुजरात के रास्ते को बनना है, तो गुजरात की राजनीतिक प्रयोगशाला के भीतर जो पूंजी समाई हुई है, जो तीसरा संदेश है, जो तमाम बड़े बड़े नेता है वो अपने
बैंक बैलेंस भी देख ले और जो संपत्ति उन्होंने बनाई है उसको भी परख ले। और गुजरात के भीतर जो लगभग 30 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट या रईस लोग हैं जो इस देश के भीतर इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको भी बीजेपी के साथ कैसे खड़ा, किस रूप में होना है, यह तीसरा संदेश है। यानी भारत की राजनीति 3 बातों पर आकर एक झटके में टिक गई। पहली बात कि इस देश में जो नेता है वह एक ही होगा और पॉलिटिकल पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। जो पॉलिटिकल फंडिंग होगी वह एक पार्टी को ही जाएगी, नेता मंत्री संतरी को नहीं जाएगी। और तीसरी स्थिति सबसे नाजुक स्थिति है कि अगर इस परिस्थिति के भीतर अगर आप यह सोच रहे हैं कि दरअसल हम अपने इलाके में कितना काम कैसे करें, तो आप काम पार्टी के लिए कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल अपने लेवल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर पार्टी को खड़ा करना और बीजेपी को दिल्ली के साथ चलना, और बीजेपी दिल्ली में अगर है तो फिर गुजरात में तो उसको रहना ही होगा, अन्यथा गुजरात के लोगों के लिए कितने मुश्किल हालात होंगे। यह एक चौथा संदेश जो वर्चुअली और अंदरूनी तौर पर लगातार परसेप्शन के नजरिए से रेंगता है, वो लगातार चलते रहेगा। अब यहां पर एक जो सवाल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि एक नेता जैसे मोहन सिंह राठवा हैं, वो चाहते थे बेटे को टिकट मिल जाए। कांग्रेस के भीतर में आदिवासी हैं, उन्होंने, कांग्रेस ने कहा नहीं बेटे को टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक झटके में बीजेपी में चले गए। दूसरा सवाल जो था अभी तक की राजनीतिक तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो किया जाता था, उसके समानांतर अब हमको हर जाति को परखना है और देखना है। और इसी अंदेशे के साथ जैसे कोली समाज है, पाटीदार समाज है, प्रजापति समाज है, ठाकुर है, जैन है, क्षत्रिय है, अहीर है, ब्राह्मण है, हमने उसको भी मथने का प्रयास इस बार अपने नजरिए से कर रहा है। आप अपना नजरिया इस रूप में मत रखिए क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री कोई भी रहें, चलेगी दिल्ली से ही, फोन दिल्ली से ही आएगा और उसी के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नेंस को वहां पर सत्ता में आने के बाद भी चलना है। क्योंकि जो भी चीजें हुई और जिस रूप में हुई उसमें जनता ने रूपाणी सरकार को पूरी तरीके से नकार दिया था, यह हमारी रिपोर्ट कहती है। जो रिपोर्ट थमाई गई उन लोगों को जिन्होंने पत्र लिखा है, उसमें संदेश बहुत साफ है उससे पहले का कि दरअसल आपने जो गुजरात जिस रूप में चलाया उसमें सिर्फ अपना पेट भरा है और करप्शन के माध्यम से या फिर जो लोगों को जो मुश्किल आ रही थी उसको आप खारिज कैसे करेंगे, सिवाय इसके पार्टी के पास दूसरा कोई संदेश नहीं है कि अब आप घर बैठ जाइए। यानी राजनीतिक जीवन जो चुनावी तौर पर आपने लड़ना था लड़ लिया और बीजेपी अब नए तरीके से चुनावी अंदाज में कैंडिडेट्स को खड़ा करके आने वाले वक्त में किसी कैंडिडेट को इतनी ताकत नहीं देगी कि वह यह सोचे कि दरअसल वह ताकतवर हो गया। जी नहीं, अब यह नहीं चलेगा। तो यह एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी के भीतर का है। तो क्या इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसकी बात कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी कहते हैं, और जरा कल्पना कीजिए क्या यह कोई सोच सकता है कि गहलोत कुर्सी छोड़ दें और उसके बाद उन्हें कहा जाए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वह चुनाव भी नहीं लड़े? असंभव सी बात लग सकती है और असंभव सी बात है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट कहें मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं ही जिता सकता हूं और उनकी बात मान ली जाए, असंभव सा लगता है, असंभव है। तो इन दो परिस्थितियों के भीतर अब बीजेपी को देखना शुरू कीजिए और उसके ठीक समानांतर आम आदमी पार्टी जो मॉडल लेके पहुंची गुजरात के भीतर में, और उनकी जो पूरी टिकट की फहरिस्त है वह 3 बातों पर जाकर टिक गई है कि दरअसल यहां पर जो हवा युवाओं के भीतर है उस हवा को आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना है। जो प्रोफेशनल्स के साथ मुश्किल है उनको आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना है। जिन्हें कांग्रेस से निराशा है और कांग्रेस के जरिए वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए, उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होना है। और इसी लकीर को धीरे धीरे गुजरात के भीतर खड़ा किया गया, बनाया गया। तो शोर जो था, इस 3 परिस्थितियों के बीच का शोर बहुत ज्यादा था क्योंकि यह शोर शराबे वाला तबका है। यह ग्रामीण तबका नहीं है, किसान का तबका नहीं है, मजदूर का तबका नहीं है। यह वह तबका नहीं है जो देख रहा है कि दरअसल पूंजी कैसे बनाई जाए और पूंजी कैसे संभाली जाए। यह वह तबका नहीं है। यह तो समाज सेवियों का तबका है, यह तो समाज
के साथ जुड़े हुए प्रोफेशनल्स का तबका है, इसके भीतर जांच कर आप चुनाव जीतने की परिस्थिति में नहीं आ सकते हैं। यह संदेश भी अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं चीजें इंप्लीमेंट कराई गई। यानी परसेप्शन बहुत साफ है कि दिल्ली गुजरात को चलाएगी। परसेप्शन बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हीं के इर्द गिर्द गुजरात की समूची राजनीति चलेगी। और जो मुद्दे उभर कर आते हैं उन मुद्दों का कोई मतलब चुनाव में वोट देते वक्त नहीं होगा, क्योंकि गुजरात को चुनाव के बाद की स्थितियों को जीना है और उन स्थितियों की गारंटी लेने के लिए दिल्ली आपके दरवाजे पर कैसे आकर खड़ी हो रही है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए पहचान आपको हो जानी चाहिए। इस संदेश के साथ बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला में आने वाले वक्त में बीजेपी के कद्दावर नेताओं की सांसें फूलने लगी होंगी और जनसंघ के दौर से अभी तक के दौर में ऐसा राजनीतिक प्रयोग कभी किसी राज्य में किसी ने नहीं किया। और तो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर अगर आप झांकना चाहेंगे इस डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेटिक सिस्टम के बीच में, तो आपको 2-3 नाम नजर आएंगे। बाला साहब ठाकरे जिसे चाहते थे टिकट दिया जाए तो दिया जाए, नहीं दिया जाए तो कट गया सो कट गया। किस रूप में राज्य में राजनीति करनी है, कैसे चलाना है, किस मुद्दे को उभारना है, किस नेता को आगे ले जाके खड़ा कर देना है, जहां कह दिया वो हो गया। इंदिरा गांधी के दौर में भी कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, एक लाइन का चुटका जाएगा और उस पर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, या एक लाइन का चुटका जाएगा उस पर कोई शख्स मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसके आगे विधायक दल की बैठक कोई मायने नहीं रखती है। तो राजनीतिक इतिहास के पन्नों में किसी पॉलिटिकल पार्टी को संभालने की स्थिति में क्या वाकई डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए? और डेमोक्रेसी का मतलब क्या यही है कि दरअसल चुनाव कौन जिता सकता है, या पहली बार यह मान लिया गया कि चुनाव जिताना और गवर्नेंस अपने हाथ में ले लेना, इससे बड़ा मंत्र राजनीतिक तौर पर और इससे बड़ी विचारधारा दूसरी कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र उसके सामने बौना है और संसदीय राजनीति और चुनावी लोकतंत्र उसके सामने कोई मायने नहीं रख सकते हैं, अगर आपके पास यह ताकत है तो। और यही ताकत समेटे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कद्दावर नेता गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस देश की राजनीति को नए तरीके से डिजाइन करने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा करने वाले यही दो नेता, और इसके बाद की लकीर, इसके संकेत जो चुनाव आयोग ने दे दिए कि हम तैयार हैं एक ही वक्त लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव इस देश में कराने के लिए, चाहे अनचाहे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द इस देश की समूची राजनीति नहीं बल्कि संसदीय राजनीति और चुनावी राजनीति भी सिमट जाए, चाहे वो लोकतांत्रिक परिस्थितियों में हम प्रधानमंत्री खोज रहे हो, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थिति में कैसी चली जाए, इसकी एक बीज चुनाव आयोग ने भी डाल दिया। और चुनाव आयोग की ताकत इतनी है नहीं कि वो अपने मन से कोई बीज बो दे। यह परिस्थिति गुजरात के चुनाव परिणामों से निकलेगी। सिर्फ आप इंतजार कीजिए और हर अगले चुनाव के बाद लोकसभा के 2024 में जब टिकटों की फहरिस्त आपके सामने होगी, तब आज का दिन याद कीजिएगा, क्या वाकई बीजेपी में इतना बड़ा परिवर्तन हो चला है और देश की राजनीति कुछ ऐसे बदल रही है और हमने परखा ही नहीं। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।